तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर संजय एक बार फिर से आप सबको फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। जैसे आपको पता है कि हम जब भी लाइव आते हैं मुल्क भर की मारूफ पर्सनालिटीज के साथ आते हैं, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात, उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही बेहतरीन और मारूफ पर्सनालिटीज हमारे साथ है जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है। आज वो हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में बातचीत करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ नया बताने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि फौजिया बल्लास कौन है, क्या है? जी, ओवर टू यू। मेरा नाम फौजिया बरलास है, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं हरीपुर केपीके में रहती हूँ। केपीके से मेरा ताल्लुक है और मैंने 32 इयर्स जॉब की गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं एक आम सी टीचर इसलिए नहीं अपने आप को कहती कि मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। और एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी मैंने मास्टर की, यानी मैंने 2 मास्टर किए, एक मैथ्स में और एक एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ अपनी यूथ को एक स्किलफुल पर्सन बनाने के लिए कि वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस लिहाज से बेहतर हो जाए, यानी बेहतर क्या, जाना पहचाना हो जाए कि पाकिस्तान की यूथ हर लिहाज से बहुत स्किलफुल है। ये वर्क मेरा एक अब ड्रीम बन गया है हर लिहाज से उनको करना, क्योंकि अब मैंने रिटायरमेंट ली है और रिटायरमेंट के बाद अब मैं इसी पे ही अपने 2 यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। और फेसबुक पे भी मेरे पेजेस हैं 2। बस मेरा तो यही तारुफ है। जी। ये फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बारे में हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, और आप बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। साथ साथ अपनी जो नॉलेज है, अपना जो स्किल है, उसको आजकल के मॉडर्न दौर के हिसाब से फेसबुक पे आप शेयर कर रही हैं। और आपका जो ड्रीम है, आपका जो ख्वाब है कि आप पूरे पाकिस्तान के जो यूथ हैं उनको वो सारे स्किलफुल हों, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपका ड्रीम है। मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओवर टू यू। एजुकेशन सिस्टम तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चेंज होता है और चेंज होना चाहिए। पूरी दुनिया ही चेंज हो गई। कोविड ने तो रही सही कसर बिल्कुल ही निकाल दी कि कोविड के बाद तो बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। जिस सोशल मीडिया को हम समझते थे कि ये एक यूथ को बर्बाद करने के लिए आ गया, अब उसी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो मेरा ख्याल है कि अब तब्दील होना चाहिए। पहले वाला सिस्टम जो है वो तो सबका जाना पहचाना सिस्टम था, लेकिन अब नए सिस्टम को समझना और इम्प्लीमेंट करना हमारी हम सब की जिम्मेदारी, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हम सब की है। यानी पुराने सिस्टम को अगर यानी गवर्नमेंट चेंज नहीं करती तो हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, सोशल मीडिया का यूज करके हम पुराने सिस्टम को नए में ला सकते हैं। पुराना सिस्टम क्या था? जो हमारे पास टिपिकल करिकुलम है, बुक्स हैं, जो भी क्राइटेरिया बना हुआ है, उसके मुताबिक एक प्राइमरी स्कूल हमारा है, जिसमें हम 5th तक पढ़ाते हैं बच्चों को, 5th क्लास तक, 1 से लेके 5th तक। अब उसका जो पैटर्न है वो ये है कि 5 इयर्स के बाद एडमिट हो जाते हैं बच्चे, और उसके बाद वो 5th क्लास तक पढ़ने के बाद 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक मिडिल पोर्शन है हमारा। और उसके बाद 8th से, अगर 6 से लेके 10th तक कहें तो वो हाई हाई स्कूल। और फिर हायर सेकेंडरी में 2 एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की। ये हमारा स्कूलिंग का है एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से। और प्राइवेट सेक्टर भी इसी तरीके से चलता है।
बिल्कुल यही पैटर्न प्राइवेट वाले भी लेते हैं, बस ये है कि वो सिलेबस चेंज कर देते हैं और थोड़ा बहुत वो क्रिएशन अपनी दिखाना चाहें तो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वरना उनका और गवर्नमेंट का साथ-साथ ही चलता है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जितनी भी पब्लिक है या जितना भी हमारी अ, पॉपुलेशन कह सकते हैं हम, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है इसका हाफ अगर आप कर लें तो हाफ से भी कम को गवर्नमेंट स्कूल कवर कर रहे हैं और बाकी सारी पॉपुलेशन को प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिन इलाकों में नहीं जा सकते गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट के स्कूल्स कवर नहीं करते तो वहाँ प्राइवेट तो हैं, चाहे छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो। उसके बाद आगे हायर एजुकेशन सिस्टम शुरू हो जाता है, फिर हायर एजुकेशन में वो फिर डिग्री क्लासेस हैं। डिग्री के अलावा फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं जो फिर मास्टर के आगे, अब तो जैसे बीएस करवाते हैं ये इस तरह, ये फिर वो कवर करते हैं और बाकी फिर आगे एमफिल वगैरह करना है, पीएचडी, तो वो फिर यूनिवर्सिटीज के अंडर आ जाते हैं। हमारे तो यही सिस्टम है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है हमें नए सिनेरियो के मुताबिक चेंजेस की। तो अब मेरा ख़्याल है कि चेंजेस का लिए वक़्त हमारे पास बहुत शॉर्ट है, यानी हमें बहुत रैपिड काम करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी जी। डॉक्टर साहब? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। आपने जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को डिफ़ाइन किया और एक-एक चीज़ को बारीकी से बताया, साथ में आपने बताया कि मॉडर्न दौर के हिसाब से पहले कहते थे कि सोशल मीडिया जो है हमारे एजुकेशन को तबाह कर रहा है, लेकिन आपने उसके पॉजिटिव चीज़ें बताई कि पहले सिर्फ़ एक ही करिकुलम था, जिसकी बुनियाद पे ही पूरा सिस्टम चलता था। अब कुछ चेंजेस आ गई हैं सोशल मीडिया की वजह से। एक कहते हैं जदत मिल गई है, नई चीज़ मिल गई है कि लोगों को मतलब जहाँ ऑप्शन मिल गए हैं, जहाँ पे म्यारी तालीम मिलती है, मतलब एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, तो वो अपने पसंद से किसी भी टीचर से सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें आप क्या चीज़ें मतलब बेहतर करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है बेहतर और ब्राइट हो? जी, ओवर टू यू। 2 बातें मैं कहती हूँ कि फौरी इमरजेंसी तौर पे इमरजेंसी नाफ़िज़ करके एजुकेशन में हमें 2 चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला तो ये है कि करिकुलम में से बिल्कुल वो चीज़ें, जैसे अगर आप उर्दू का सब्जेक्ट देखते हैं, उर्दू में आपको उसका निकाल देना चाहिए। तो उर्दू का जो सब्जेक्ट है, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है इस काबिल कि अब हम उनको रखें, जैसे शायरी है पुराने ज़माने की ओल्ड किस्म की शायरी, अब उसको निकाल दें। उसकी जगह पे कोई क्रिएटिव चीज़ रखें, बच्चे वो याद करते रहते हैं, रटे मारते रहते हैं, ना तो समझ सकते हैं, ना ही वो एलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी तशरीहात करना, उनको इतना फैलाना, तो मेरा ख़्याल है कि ये गैर ज़रूरी है। इसी तरह लैंग्वेज को जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उर्दू को उस तरीके से पढ़ाएँ, बोझ बना के ना पढ़ाएँ। गैर ज़रूरी अल्फ़ाज़, गैर ज़रूरी। आप म्यूट हो गई हैं, आप अपना जी। जी मैंने म्यूट किया था क्योंकि शोर था। अच्छा, तो इस तरह है कि गैर ज़रूरी तौर पे कंटेंट को कम से कम करें और ऐसे कंटेंट जो रेलेवेंट हो, यानी हमारी न्यू नीड्स के मुताबिक। अनएम्प्लॉयमेंट की एक मेन रीज़न भी मुझे यही सिलेबस लगता है, जो हमारी यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का बायस बन रहा है, कि वो अगर इतने बड़े-बड़े एसे लिखने के आदी हो जाते हैं बच्चे या कॉपी करने के आदी हो जाते हैं, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में उनको वो कहाँ काम आता है। इसी तरह ये उर्दू कि रीडिंग उनको नहीं आती। इंग्लिश में आप देखें तो इंग्लिश में भी वो जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे खुद भी इंग्लिश स्टूडेंट लाइफ में पसंद नहीं थी। तो ये है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक अलग स्किलफुल टीचर होना चाहिए। यानी पहले कंटेंट रेलेवेंट हो, उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने पुराने लेक्चर मेथड या कॉपी कल्चर, टीचर्स भी तो कॉपी करते हैं ना,
وہ بھی اس سے نکل جائیں، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کو اس طرف وہ کریں کہ اسٹوڈنٹ یعنی کاپی کو بہتر سمجھیں. یا اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میرے بیٹے نے ہی ایک مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ وہ ایک ٹاپک دیا تھا اس کی ٹیچر نے، اردو کا تھا، صبر کا پھل میٹھا تھا یا لالچ بری بلا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا ٹاپک تھا. اس ٹاپک پہ میرے بیٹے کو کلاس میں ایسے لکھنے کے لیے کہا یا کہانی تھی، تو میرے بیٹے نے خود سے کہانی بنائی، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ کہانیاں بناتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. لیکن اس کو ساری کلاس سے ڈیفرنٹ کہانی ہونے پہ سزا بھی دی گئی، اور اس کو بچپن کی بات ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا، 3 یا 4 کلاس میں تھا، تو اس کو سزا بھی دی گئی، اور اس کو یعنی انسلٹنگ اس پوزیشن میں وہ آ گیا. مجھے آ کے گھر آ کے کہنے لگا کہ مجھے ٹیچر نے کہا ہے کہ جو میں نے پڑھائی ہے وہی آپ کریں. یعنی اس کی کریٹیوٹی کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی، تو میں اس کی خاطر اسپیشل گئی تھی اس کے اسکول، اور جا کے میں نے اس کی ٹیچر کو بہت زیادہ، اس کے پرنسپل سے بھی میں نے بات کی. تو بات یہ ہے کہ ٹیچرز بچوں کو خود پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ صرف کاپی کریں، جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کریں. یہ نہیں کہتے کہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہانیاں بنانا، یہ چھوٹے چھوٹے مضمون لکھنا، یہ لیٹرز لکھنا، یہ کون سے مشکل ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی کریٹیوٹی اسکول لیول پر ہم ہونے ہی نہیں دیتے بچوں میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کا نوٹس لیا جائے. جب اینول ہماری یہ ٹیچرز کی رپورٹ مانگی جاتی ہے، جب ہمارے پاس آتی ہے ایز اے پرنسپل میں تھی تو میرے پاس سارے ٹیچرز کی رپورٹ آتی ہے. اس رپورٹ میں ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ آیا اس ٹیچر نے کتنے اچھے کام کیے، ٹاسک جو اس کو دیے گئے وہ کیسے اس نے کیے. میرا خیال ہے یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اینول رپورٹ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو. اس میں جو غیر ضروری، اگر آپ دیکھیں ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، ایک طرح سے اسیسمنٹ ہی ہے نا ان کی اینول اسیسمنٹ میں، غیر ضروری کالمز بنا کے تو اصل اس کی جو کریٹیوٹی ہے اس ٹیچر کی، جس پہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ نکال دیا جاتا ہے. تو بالکل بیسک سی باتیں ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت ضروری ہیں. تو کریکولم پہلا ہے، دوسرے نمبر پر ٹیچرز کی ٹریننگ ہے، تیسرے نمبر پر کلاس روم انوائرمنٹ آ جاتا ہے کہ کلاس روم میں بھی آپ وہ ٹیچر جو ہے اس کریکولم سے ہٹ کے تھوڑا سا میڈیا کا یوز شروع کریں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں کرواتی تھی میں اپنے موبائل پہ ہی دکھا دیتی تھی، کیونکہ میری میتھس کی لڑکیاں ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں، تو میں اپنے موبائل پہ دکھا دیا کرتی تھی کوئی ایسا السٹریشن ہو میتھس کی، خاص طور پہ جیومیٹری کی، تو بچوں کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی. تو میرا خیال میڈیا کا یوز کر لینا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ساری دنیا کرتی ہے. تو اگر اے وی ایڈس نہیں ہیں یا اے وی ایڈس بنانا مشکل ہے، یعنی تو آپ کر سکتے ہیں بالکل، اور اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ٹیچرز کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی. جی ڈاکٹر صاحب. جی میم، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جس میں آپ نے کہا کہ کریکولم سے ہٹ کے جو ہے ہمیں اسٹوڈنٹ کی جو کریٹیوٹی ہے ان پہ کام کرنا چاہیے. جیسے بہت سارے اسکل ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ اسکول میں کہا جاتا ہے کہ آپ دھیان دو، آپ توجہ دو، آپ کنسنٹریشن لگا کے پڑھو. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ سافٹ اسکل کہ ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ، دھیان کس طریقے سے لگائیں. وہ سافٹ اسکل ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے سافٹ اسکل کو خود میں ایکوائر کرتے ہیں. لیکن جو سافٹ اسکل ہمیں اسکول میں سیکھنا چاہیے وہ سافٹ اسکل ہم جاب میں آتے ہیں، جب جاب کی نیڈ بن جاتی ہے پھر جا کے سیکھتے ہیں. تو ان سافٹ اسکل کو ہم کس طریقے سے ہمارے پری اسکول میں، مطلب آپ کنسنٹریشن لگائیں، ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ کس طریقے سے کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسکل کس طریقے سے ہم ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں مطلب بیسک لیول پہ، پرائمری لیول پہ امپوز کریں، تاکہ جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں تو ہمیں جاب میں جب آئیں، پروفیشنل لیول پہ آئیں، تب ہمیں یہ سافٹ اسکل دوبارہ سیکھنا نہ پڑے، کیونکہ وہ اسکل آلریڈی ہمارے پاس ہیں. تو اس کو کس کو مل کے کام کرنا چاہیے؟ ایک ٹیچر کو،
एक स्कूल को, एक सिस्टम को, पूरे डिपार्टमेंट को, मतलब किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें और ये पूरे सॉफ्ट स्किल जो है हमारे स्कूल टाइम में प्री बचपन में ही जो है क्या कहते हैं केजी टू प्राइमरी स्कूल में ये स्किल हमारे डेवलप हो जाए। जी मैम, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लर्निंग भी एक स्किल है और हर कोई नहीं सीख सकता। सीखना भी सीखना पड़ता है कि आपको कैसे सीखना है। तो अब मेरा तो जहाँ तक ख़्याल है ये पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पे काम करे तभी जाके ये सही होगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर कंट्रोल्ड एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को आप सिखा रहे हैं, तो आप किस तरीके से बच्चा उसको लेके चलेगा। तो उसमें ज़रूरी है कि टीचर की ऑब्ज़र्वेशन उस पे रहे। तो वो मेरा ख़्याल है पॉसिबल नहीं होती गवर्नमेंट स्कूलों में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे 80 और 90 और 100 बच्चों की क्लास होती है और एक टीचर होता है और मुश्किल से उसके पास 40 या 45 मिनट होते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हाँ, इतने उसमें वो कवर कर सकता है, बस वो कोर्स ही कंप्लीट करने की कोशिश में होता है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार करने होते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि सबसे पहले तो अहम चीज़ ये है कि टीचर को खुद उसमें एबिलिटी हो, टीचर को चेक किया जाए कि वो किस तरीके से सिखाता है, क्योंकि अब अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ, तो मैथ्स बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से। ना मैं उसकी रीडिंग करवा सकती हूँ, ना मैं उसको रटे मरवा सकती हूँ। तो अब ये चीज़ अगर आप देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसी तरह ही हैं। इस्लामियात भी आप छोटी-सी किताब होती है लेकिन आपको पूरे साल में ख़त्म करनी होती है। मैथ्स की सबसे मोटी किताब होती है और वो भी आपने उसी टाइम में ख़त्म करनी होती है। तो बात यही है कि यहाँ पर आकर एक अहम चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से क्राइटेरिया है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से 44 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर हो, तो इसको लाज़मी मेंटेन किया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ टीचर्स या शॉर्टेज ऑफ स्कूल को पूरा किया जाए। तो ये तो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है, ज़ाहिर है डिपार्टमेंट इसको ही कर सकता है, ये कोई टीचर के हाथ की बात नहीं है। अब रह गई बात ये कि क्या 40 पे अगर या 44 स्टूडेंट्स पे टीचर होता है और वो बच्चों को फिर पढ़ाने में नाकाम रहता है, तो मेरा ख़्याल है कि इसके लिए उसकी ऑब्ज़र्वेशन ऐसी करनी चाहिए उस टीचर की, और अगर वो उसमें कमी महसूस करता है। अब मैं यहाँ पे 2 किस्म के टीचर्स की बात करती हूँ। एक वो टीचर्स हैं जो बेसिकली ही लेज़ी हैं, पनिशमेंट की उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको करें बिल्कुल। वो एक आसान सा हल नज़र आता है सबको कि जी आप इसी को ज़लील करें, टीचर को ज़लील करें, या टीचर को आप पनिशमेंट दें। दूसरे टीचर्स वो होते हैं जो खुद डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट भी करना चाहते हैं। और मैं ऐसे टीचर्स को हार्ड वर्कर टीचर्स में कंसिडर करती हूँ, और मैं ख़ास तौर पे उन टीचर्स की क्लासेस खुद लिया करती थी, मैं उनको पढ़ाती थी, और वो टीचर्स नेट से, मीडिया के यूज़ से भी पढ़ कर आते हैं। यानी हमारे यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि सारे टीचर्स ही बेकार हैं। कुछ हैं जो नहीं कर सकते, उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होंगी या जो भी वजह है। लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं जो आज भी बहुत मेहनत से पढ़ के भी जाते हैं और पढ़ाना भी चाहते हैं। यानी ये टीचिंग प्रोफ़ेशन ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप चाहते नहीं हैं तो फिर आप घुस गए और आपने इतना अरसा भी गुज़ार दिया। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है, या सीखते कैसे हैं, या इसका जो तवज्जो कैसे देते हैं, कंसंट्रेशन कैसे बिल्ड की जाए, उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स बाकायदा ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाई जाती हैं। कुछ अर्सा पहले मेरा ख़्याल है 2003 में या 5 में कोई एनजीओ थी एजुकेशन में आई, उसने आके हमारे, मैं केपीके की बात कर रही हूँ, आके हमें बाकायदा सबको ट्रेनिंग दी और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी। तो वो यही था कि आप कैसे उसमें से अचीव करें, यानी कंसंट्रेशन बिल्ड करने का ही सारा प्रोसेस था। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करते थे, पहले ही आके कोई एक्टिविटी करते थे। उसमें मैंने वो ट्रेनिंग की थी इसलिए मुझे याद है कि पहले आके ही वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे बच्चे खुद अचीव करते थे, खुद उसमें से बाय थिंकिंग वो ऑब्जर्व करते थे, सोचते रहते थे कि ये क्या क्या हुआ हमारे साथ। जैसे किसी गुब्बारे को फाड़ दिया कमरे में आके, या कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, कोई तस्वीर बना दी, टीचर बोला नहीं और बच्चों ने देखा कि ये तस्वीर इस तस्वीर में क्या है,
اور پھر اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ہم آج دریاؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا آج آپ نقشے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا جیسے آپ نے غبارہ پھاڑا تو آج ساؤنڈ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو مختلف ٹیکنیکس ہیں، وہ ٹیکنیکس لازمی ٹیچرز کو آنی چاہیے۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیچر کس سبجیکٹ کا ہے، یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گی کہ انڈیویجولی ہر سبجیکٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے بچے انگلش میں ماسٹر کریں گے، سارے بچے میتھس میں کریں گے۔ ہر بچے کی اپنی ایبلٹی ہے، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے جائے۔ ہاں، ایک چیز اور ہے جو بہت سوچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم میں زیادہ آپشنس نہیں ہیں کلاسز میں۔ ہمارے پاس جو آپشنل 2 کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں وہ 9th سے ہوتی ہیں، 9th اور 10th میں، یعنی وہ سائنس اور آرٹس کے 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گروپ پہلے بن جانے چاہیے تاکہ بچوں کی کریٹیوٹی زیادہ نکلے، یعنی شو ہو، چاہے وہ 7th کلاس سے سٹارٹ ہو جائے۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس پہ کریکولم بناتے ہیں۔ اگر یہ 7th کلاس سے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اور صرف سائنس اور آرٹس میں پھر آگے کیٹیگریز ہونی چاہیے، اور اسکول ہونے چاہیے اس کے لیے، ووکیشنل اسکول ہوں، اور ان کو اتنا برا بھی نہ سمجھا جائے کہ ووکیشنل اسکولس کی اتنی ایبلٹی نہیں ہے، یا ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یا ان کا کوئی معاشرے میں رول نہیں ہے۔ ان کا ہے، بالکل ہے، اور بلکہ انہی کے دم سے چل رہا ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ زیادہ آپشنس دینے چاہیے، زیادہ، تو پھر بچے زیادہ کنسنٹریٹ ہوتے ہیں۔ جس چیز کی ان کو شوق نہیں ہوتا تو کنسنٹریشن بھی نہیں ہوتی۔ جی جی میم، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ سافٹ اسکل کس طریقے سے ہم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پری اسکولنگ ایج پہ، پرائمری اسکولنگ اور کے جی اسکول پہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کی ٹیکنیک کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ نے کہی کہ سیکھنے کا عمل تو تھرو آؤٹ لائف رہتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ میم، بڑے اچھے سے آپ نے ایک ایک چیز ایکسپلین کی۔ میم میں آپ کا بہت ٹائم لے رہا ہوں، لیکن ایک چیز آج کے جدید دور کے حساب سے میں آپ سے، ایز آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، مور دین 32 ایئرس کا آپ کو ایکسپیرئنس ہے، تو آج کل پہلے تھا فزیکل ایجوکیشن کا بڑا بول بالا تھا، اب آن لائن ایجوکیشن کا بول بالا ہے، تو آپ کیا پریفر کر رہے ہیں، فزیکل ایجوکیشن ورسز آن لائن ایجوکیشن، کون بہتر ہے اور کیوں؟ اور آپ اپنے ایکسپیرئنس سے پلیز شیئر کریں۔ اوور ٹو یو میم۔ نہیں، بہتر تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ فزیکل ایجوکیشن کے لیے بھی آن لائن ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں خود بھی محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ اگر ایک بچہ سیکھنا چاہتا ہے ایک پروسیس کوئی بھی، تو وہ اگر آن لائن ایجوکیشن میں سارا پروسیس دیکھ لے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو اگر ٹیچر اسکول دے رہا ہے یا اسکول کے ٹیچرز آن لائن ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہوا تھا، میرا بڑا بیٹا جو BS کر رہا ہے اس کا یہ مسئلہ بن گیا تھا کہ اس کے ٹیچر نے جو ویڈیوز بنائی تھی وہ کلیئر نہیں تھی، تو میں بہت پریشان رہی اپنے بیٹے کے لیے۔ تو آن لائن کے لیے انہی ٹیچرز کو اگر یہ کہتے ہیں، چاہے ڈپارٹمنٹ کہتا ہے چاہے اسکول کہتا ہے، تو ان کو کم سے کم ٹیچرز کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ ٹیچرز کم سے کم وہ ویڈیوز خود بھی دیکھ لیں، تب تو آن لائن ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہتی ہوں کہ ایک اسٹینڈرڈ کی آپ آن لائن ایجوکیشن کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسٹینڈرڈ کی آن لائن ایجوکیشن نہیں کرتے تو پھر وہ تو بیکار ہے نا، کہ بچہ، اب میں نے خود دیکھی وہ ویڈیو، میتھس کی تھی، تو 1 گھنٹہ میں ویڈیو دیکھتی رہی، اور آپ یقین کریں صرف اس کے بولنے کے، وہ جو بول رہے تھے پروفیسر صاحب، تو ان کے بولنے پر میں نے نوٹس بنائے اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ میرا بیٹا کچھ بھی سمجھ نہیں رہا تھا۔ ان کی اتنی دھندلی اور اتنی گندی ویڈیو تھی کہ ویڈیو سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو آن لائن کے لیے بھی ٹیچرز کو ٹریننگ دیں، ٹیچرز خود بھی وہ ویڈیو دیکھیں کہ آیا وہ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، نہیں سمجھ رہے۔ اب دیکھیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تو بیکار گیا اگر آپ نے ایسی ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے خود بھی جب میتھس کی ویڈیو بنانی شروع کی تھی، یہ مجھے پتا ہے کہ ایک ایک ویڈیو کے لیے میں پہلے 6 ویڈیو ڈیلیٹ کرتی تھی، تب جا کے میری ایک ویڈیو جو مجھے لگتا تھا کہ یہ قابل قبول ہے تب میں اس کو لگاتی تھی۔ کبھی گلی میں شور ہے، کبھی کیا ہے،
تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آن لائن میں بس جان چھڑائیں. چلو کلاس روم میں تو بچہ ہے آپ کے پاس اور ثبوت بھی کوئی نہیں، آپ نے کلاس میں ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس میں کیا کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھے موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بچے شکایت کریں بھی تو ٹیچر جا کے ان سے بدلے لیتے ہیں. یہ چیزیں اب آن لائن میں بہت حد تک پکڑی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی ٹیچر کو کہیں کہ میرے سامنے یہاں ویڈیو بناؤ یا اپنے اس ٹاپک کو ویڈیو کے ذریعے سمجھاؤ، تو آپ دیکھیں آپ کا سارا ڈپارٹمنٹ خالی ہو جائے گا. کتنے لوگ ہوں گے اس قابل کہ جو بنا سکتے نہیں بنا سکتے. میں خود اتنی، حالانکہ میں ماشاءاللہ بہت اچھی اس معاملے میں تھی، اور میں پکچرز کھینچنے میں مجھے خود سے شروع سے ہی کیمرے سے تصویریں کھینچنے کا شوق تھا، اور فوٹوگرافی کا مجھے اچھے طریقے سے، ویڈیو بھی میں اچھے طریقے سے بناتی تھی. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. مجھے خود ایک ایک مطلب ایک ٹاپک کو کور کرنے کے لیے جب میں ویڈیو بناتی تھی، کئی دفعہ ویڈیو بنانے کے درمیان میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ یہاں مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ کبھی لگتا تھا غیر ضروری لمبی ویڈیو بن گئی ہے، کبھی لگتا تھا کہ شارٹ بن گئی ہے، یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹ نہیں سمجھایا، تو ویڈیو میں بنا کے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی. تو اب آن لائن اس صورت میں افیکٹو ہے اگر وہ صحیح ہو، وہ اپنا پرپس پورا کر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے. فزیکل ایجوکیشن اس لحاظ سے بہتر ہے کہ بچہ سامنے کھڑا ہو کے ٹیچر سے پوچھ سکتا ہے کہ آیا یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، مجھے بتائیں. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ یہ اس سے تصور نہیں کر سکتے کہ ٹیچر بتا نہیں رہا، تو پھر تو فزیکلی بھی بیکار ہے اور پھر اسی طرح آن لائن بھی بیکار ہے. دونوں چیزیں بیکار ہیں. تو دونوں چیزیں افیکٹو ہو سکتی ہیں ٹیچر کی انوالومنٹ سے. ٹیچر جتنا اس کو پر اثر بنائے گا، چاہے وہ اپنے لیکچر کو بنائے کلاس روم میں یعنی فزیکلی، چاہے وہ اپنی ویڈیو سے بنائے، تو اسی حساب سے اس کے لیے بہتر ہوگا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اٹینشن لینا یا ایک اچھی ویڈیو بنانا یا آن لائن، اور دونوں طریقے جو ہیں دونوں ہی بہتر ہیں. لیکن اب دیکھیں آن لائن ہے تو بچہ کسی وقت بھی دیکھ سکتا ہے، ٹائم اس کے پاس ہے، رات کو ہے دن کو ہے، وہ اس وقت لگا کے دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ صبح سے بچے بیٹھے ہیں کلاس میں اور ٹیچرز نہیں آئے، پورا دن بچوں کا بیکار گزر گیا. میرے اپنے بچے جب آتے ہیں گھر اور آ کے غصہ کرتے ہیں، میرا ایک بیٹا تو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ ہم سارا دن بیٹھے رہے سخت سردی میں، کوئی نہیں آیا. تو آپ بتائیں کہ ایسی یہ کیا یہ ایجوکیشن ہے؟ اس کو ہم ایجوکیشن کہیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے لیکچر دے دے. ہاں یہ بات ہے کہ جو فزیکل ٹائپ کے سبجیکٹس ہیں ان میں پریکٹیکل ورک لازمی ہو، یعنی اگر آن لائن کلاسز ہی لینی ہے تو آن لائن کلاسز میں ان کا فزیکل پریکٹیکل ورک جو ہے وہ فزیکل ہو اور وہ شو کرے. تھیوری تو نہیں ہے نا، اب ہر چیز میں تو تھیوری نہیں ہوتی، رٹے تو نہیں مار سکتے. تو یہ بات ہے کہ آپ سبجیکٹ اور اس کے حساب سے دیکھیں، جتنی ضرورت ہے اس کو انوالو کر لیں. مطلب یہ بہت تھنکنگ پروسیس اب مانگ رہا ہے، اب یہ جو چیز آ گئی ہے یہ بہت تھنکنگ پروسیس مانگ رہی ہے. جی اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جی میم، بہت بہت شکریہ، اور بڑی گہری اور بڑی زبردست بات چیت کی آپ نے. بات بتائی کہ کس آن لائن ایجوکیشن، جو آن لائن لیکچر کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی ایک فزیکل ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بڑی بہترین اور بڑی گہرائی والی بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے لائف کے جو 32 ایئرس کا جو ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں آپ کا آلریڈی بہت ٹائم لے چکا ہوں، لیکن ایک کوشچن ہے جو مجھے بار بار میں چاہتا ہوں، میں آپ کی اجازت سے کیا میں ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ وتھ جی یور جی بالکل پرمیشن. پوچھیں، جی جی پوچھیں. جی میم، مطلب آپ کو اتنے 32 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ اس ایکسپیرینس کے درمیان کیا آپ نے آبزرو کیا کہ ایک بیسٹ ٹیچر میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ جی میم. ہاں جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ بیسٹ ٹیچر جو ہے اس میں سب سے پہلے تو وہ آبزرو کرے، یعنی اپنا نالج تو اس کو ہوگا ہی، ظاہر ہے ٹیچنگ وہ کرے گا تو جس سبجیکٹ کی کر رہا ہے وہ نالج تو اس کے پاس ہے. اب آگئی بات آگے
अब उससे बाद आगे बात आ गई कि वो टीचर अपना नॉलेज जिस बच्चे को दे रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी कोई फिजिकली और उसकी पर्सनैलिटी की कुछ डिमांड्स हैं, उसको सामने रख के मद्देनजर रख के वो उसको समझाएगा और लेके जाएगा, तो वो बच्चा ज़रूर सीख लेगा। क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे तजर्बे किए हैं, खुद मैंने तजर्बे किए हैं और मुख्तलिफ तरीके से किए हैं। और मैंने देखा कि बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है जिस स्टेज पे भी हो, यानी आप प्राइमरी लेवल देखें, हाई देखें, हायर सेकेंडरी को देखें, कॉलेज तक के देखें, यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को देखें, बच्चा सीखना चाहता है। लेकिन अब मसला ये है कि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखना चाहता। तो आपको मुख्तलिफ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मैं ये नहीं कहती कि आप हर तरीके सीखें, आपके अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के जितने तरीके हैं वो आपको आने चाहिए। पहली बात पहली बात ये है कि अपने नॉलेज पे, यानी अच्छा टीचर वो है जो अपने सब्जेक्ट पे पहले अबूर रखता हो। नंबर 2 बात ये है कि वो उसको एलिब्रेट भी कर सकता हो, यानी अच्छा स्टूडेंट अच्छा टीचर नहीं होता हर दफा, जरूरी नहीं कि वो अच्छा टीचर भी हो। लेकिन अगर वो अच्छा टीचर बनना चाहता है तो अपने सब्जेक्ट पे भी उसको अबूर हो, और फिर वो बताना भी जानता हो, सिखाना भी जानता हो, उसके मुख्तलिफ तरीके भी जानता हो। और जब वो पढ़ा रहा हो या बता रहा हो तो थोड़े सब्र तहम्मुल से सिखाए। मारना, शोर मचाना, ये टीचर्स की बहुत गंदी आदत होती है कि वो बहुत ओवर हो जाते हैं। वो उसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं आपने सीखना है, आपने करना है। वो बच्चा सीख रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो टाइम ले रहा है। हर बच्चा एक अंदाज से नहीं सीखता, एक जैसे माहौल उसके पास नहीं होता, घर के माहौल भी डिफरेंट होते हैं, पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो सब्र तहम्मुल भी ज़रूरी है, एहसास भी बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा किस बात पे, अगर एक बच्चा आगे नहीं चल रहा, बाकी बच्चों से पीछे रह गया है, वो उस बात को नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसको समझने से वो कासिर है। तो बेहतर यही है कि आप भी पीछे जाएँ और उस पॉइंट को क्लियर करें उस बच्चे के लिए। यानी बहुत सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। और मैंने नोट किया है कि जब बच्चे का वो पॉइंट क्लियर होता है तो बच्चा बहुत तेज़ फिर फ़ास्ट हो जाता है। फिर वो चल जाता है, फिर वो बराबर हो जाता है बाकी बच्चों के। लेकिन पहला आपके सब्जेक्ट पे अबूर हो, दूसरा आपको अपने गुस्से पे काबू भी हो। आप सब्र तहम्मुल से काम लें, कोर्स कवर हो जाते हैं, सारे कोर्स कवर हो जाते हैं, साल गुज़रने का पता भी नहीं चलता, एक सेशन कंप्लीट निकल जाता है। लेकिन इसमें सब्र तहम्मुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी बच्चे की पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको गाली वग़ैरह देते हैं, गालियाँ देते हैं या बदतमीज़ी उसके साथ करते हैं, तो आप बताएँ कि बच्चा पढ़ेगा? कभी भी नहीं पढ़ेगा, वो छोड़ देगा स्कूल। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि सिर्फ़ इल्म ही काफ़ी नहीं है। अपने इल्म पे अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आपको उस पे इतना तकब्बुर है कि आप सिर्फ़ एक दफ़ा बताना चाहते हैं, आप उसको समझाना नहीं चाहते। मैं तो एक दफ़ा बताऊँगा, मैं क्लास के बाद नहीं बताऊँगा। फिर दोबारा तुम आओगे मैं नहीं समझाऊँगा। अभी-अभी सीखो, अभी-अभी सीखो। तो ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने हमेशा ये बाउंड्रीज़ बच्चों के लिए खोल दी थी और मैंने इस चीज़ को देखा कि बच्चे कई दफ़ा बिल्कुल छुट्टी के वक़्त जब मैं निकल रही होती थी स्कूल से तो उस वक़्त आ जाते थे कॉपी लेके कि मैम ये हमें समझ नहीं आया, ये पॉइंट कैसे, तो मैं रुक जाती थी। कई दफ़ा फ़ोन पे वो मुझसे पूछती थी कि मैम इस तरह। और अभी जब मैंने मैथ्स का चैनल खोला तो वो तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि शुक्र है कि मैम हमें कई बातें अब समझ में आई। तो आपको सब्र, ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आपको उन बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारना है, उनको अपने मुताबिक बनाना है, तो उनकी हमदर्दियाँ, उनकी प्यार मोहब्बत ये उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। जी। जी मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं, उसको आपने एक्सप्लेन किया कि एक अच्छा टीचर कौन हो सकता है। आपने जिस तरीके से बताया कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ एक रटाफिकेशन करिकुलम को फ़ोकस करे, बल्कि स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करे, उसमें जो क्रिएटिविटी है उसको मतलब फाइंड आउट करे, आइडेंटिफ़ाई करे और फिर उस पे काम करे। एक अच्छा मेंटर बने और अच्छे लीडर बनाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, मैंने आज आपसे बहुत कुछ नया सीखा रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ख़ास तौर पे जो आपकी पॉइंट थी कि एक
हाईलाइट पॉइंट ऑफ द डे के ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं उनको सिखाने के लिए भी एक फिजिकल टीचर की ज़रूरत होती है. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द डे. थैंक यू सो मच मैम आपके अवेलेबल टाइम के लिए. बस एक आखिरी गुजारिश के व्हाट इज़ योर वर्ड ऑफ विजडम, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या होगा? जी मैम. मैं तो आज चूंकि एजुकेशन के हिसाब से बात हो रही है, तो मैं ये आखिरी बात सिर्फ टीचर्स के लिए करना चाहती हूँ. टीचर्स को मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी बच्चे के साथ क्लास में ऐसा सलूक करते हैं कि जो इरिटेट कर रहा है उसको, बार बार आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, बार बार आप उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार आप उसका नाम ले रहे हैं, तो याद रखें ये बात आपको बहुत महंगी पड़ती है. ये मामूली बात नहीं है. आपने उसकी इज्जत नफ्स पे हाथ डाला, और ये बात उस बच्चे को तो तालीम से हटाती ही है, और ये आपके अपने रास्ते को भी खराब करती है. हर बच्चा बहुत अहम है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गंदी शक्ल का है, चाहे अच्छी शक्ल का है, चाहे गोरा है, कहा चाहे काला है. बच्चा आपके सामने जो बैठा है ना, तो वो आपसे पढ़ने के लिए बैठा है. आपसे वो इक्वल तवज्जो भी मांग रहा है, इक्वल इल्म भी वो आपसे मांग रहा है, और आपको वो देना है. ये इंतहाई अहम बात है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बच्चों में, तो वहीं पर आपके लिए जगह जो है, उस किसी एक बच्चा, अगर 100 बच्चे भी आपकी क्लास में बैठे हैं, तो मेरी ये बात आप लोग देख लें, आजमा लें. 100 बच्चों में से अगर किसी एक बच्चे के साथ भी आपने डिसरिस्पेक्ट से बात की है, कल वही बच्चा आपके सामने आके खड़ा होगा, क्योंकि वो उसने अपने आप को ऑफ कर लिया, उसने सीखने से इनकार कर दिया, उसने आपके रवैये को माइंड किया. तो ये बहुत अहम है कि जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें. टीचर्स से मैं यही बात कहती हूँ कि आज अगर बच्चों की, यानी टीचर्स को हर वक्त गिला होता है कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप भी नहीं करते. आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें. वो सिर्फ आपके पास 1 साल के लिए आए हैं. बहुत अहम बात यह है कि हर टीचर के पास बच्चे 1 साल के लिए आते हैं. आपको वो सब्जेक्ट 1 साल पढ़ाना है उन बच्चों को, उसके बाद वो चले जाएंगे. लेकिन अगर आपने उस 1 साल को सब्र तहम्मुल के साथ नहीं गुजारा, आपने उनको पॉइंट आउट किया, आपने उनको, वो करें, वो बच्चे हैं. देखिए, मैं ये समझती हूँ, अगर कोई बच्चा मेरे से बदतमीजी करता था ना, कोई लड़की बदतमीजी करती थी, तो मैं यही सोचती थी कि इसको भी पता नहीं है, ये छोटी है, ये नहीं जानती, ये बच्ची है. लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने इसे सिखाना है. हम अपने लेवल को अगर बुलंद रखें ना, आप उसके लेवल तक मत जाएं. तो मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ सारे टीचर्स को कि अगर आप अपना रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को एक अच्छे बुलंद दर्जे पर लेके जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों की रिस्पेक्ट करें जो आपके पास सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं, और उसके बाद वो चले जाएंगे. मैंने आज एजुकेशन डिपार्टमेंट छोड़ दिया, और मैं अब यहाँ पे लाइव बैठ के ये बात बता रही हूँ कि अब मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, और मैं आज भी अपने डिपार्टमेंट से प्यार करती हूँ. मैं आज भी अपने स्टूडेंट से प्यार करती हूँ, जिस तरह मैं पहले करती थी. तो ये बात बहुत अहम है कि आप उनको कैसे करते हैं डिसरिस्पेक्ट, तो फिर तालीम कैसे बढ़ेगी. एक अहम चेन है टीचर. टीचर अपने आप को इग्नोर न करें. ना फैशन की दौड़ में आपने आना है, ना पैसे की दौड़ में आना है, ना स्टेटस आपने अपना बुलंद करना है. हाँ, आपने पाकिस्तान को तालीम में आगे करना है. अहम चीज ये है. तो आप जितना स्पेसिफिक होंगे, जितना आप सोच समझ के बोलेंगे, तो इसमें आपका अपना फायदा है और आपकी रिस्पेक्ट है. ये दोनों जहानों के लिए एक तरह से बन जाता है. अगर आप देखें तो इस दुनिया में भी रिस्पेक्ट है, और उस दुनिया में तो है ही है. वही बच्चे आपके लिए दुआएं करते हैं. मेरी तो यही लास्ट वर्ड्स हैं. जी. जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल टाइम का, और जिस एक्सपीरियंस से आपने हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो हम सबको एनलाइटन किया है अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. व्यूअर्स, आज हमारे साथ फौजिया बल्ला साहिबा थी, जिनको मोर देन 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. ही इज़ ए वेल नोन एजुकेशनिस्ट.
और मैथमेटिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, नंबर के साथ इनका ज़्यादा वास्ता है। तो इन्होंने आज अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और हमें कुछ नया सिखाया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज फिर एक बार फिर आपने कुछ नया सीखा होगा हमारे वन ऑफ द रेनाउंड एंड ग्रेट पर्सनालिटीज से। अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक खुश रहें और प्लीज़ अभी भी कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है तो मास्क पहने और जो है ना सिर्फ खुद के लिए लेकिन अपने प्यारों के लिए हाथ धोएं, साबुन से धोएं और जो है डिस्टेंस मेंटेन करें। खासतौर पे क्राउडेड प्लेसेस हैं, ऐसी जगहें मार्केट वगैरह में ज़्यादा ना जाएं, अगर जाएं तो मास्क पहन के ज़रूर जाएं। और बाहर से जब आएँ ऐसी क्राउडेड जगह से तो आते ही पहले आपने साबुन से हाथ धोना है, फिर जाके दूसरों से मिलना है। तो अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।